Recording in progress. ठीक है। तो अब तक हमने 14th चैप्टर निदान स्तन का देख लिया था। तो अब 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या बोला है कि भग्न रोहन मतलब भग्न जब होता है, भग्न मतलब फ्रैक्चर, तो वो हील होने के दो, नहीं होने के दो कारण है। एक तो दुर्न्यासात और दुर्बंधनात, ये दो रीजन याद रखो। फिर उसके बाद यहाँ पे अस्थि के टाइप्स है, और वो किस टाइप से उनमें हो सकता है वो याद रखना है हमें। कि जो तरुण अस्थि है वो नम्यते, नलक अस्थि है वो भज्यते, कपाल अस्थि है विभिद्यते, और जो रुचक अस्थि है या वलय अस्थि है वो स्फुटंती। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि तरुण अस्थि में क्या होता है, नमन होता है कि ये भंजन होता है कि विभिद्य होता है कि वो स्फुटंती, इसमें से कौन सा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो तरुण लोग हैं मतलब यंग लोग हैं उनको नमन करना चाहिए, या तो अपने से बड़े लोगों को नमन करना चाहिए। फिर नलक अस्थि, तो नलक मतलब जो लॉन्ग बोन्स है वो, तो भजनते, तो ऐसे इमेजिन करो भजन कर रहे हैं तो दो लंबी लकड़ियां लेके हाथ में ऐसे बजा रहे हैं भजन करते समय, तो नलकानी भज्यन्ते। कपाल अस्थि विभिद्यन्ते, जो कपाल अस्थि है मतलब फ्लैट बोन्स है, तो सर को इमेजिन करो, विभिद्यन्ते वो फट गया है, फुट गया है सर, जो क्रैक आ गया उसमें, तो विभिद्यन्ते। और जो रोचक अस्थि है दांत स्फुटंती, दांत जो है वो स्फुटंती, दांत से हम कुछ भी खाते हैं उसको कैसे चबा के तोड़ देते हैं, अखरोट वगैरह, तो स्फुटंती ये रोचक अस्थि के लिए है। फिर इसके बाद भग्ना नाम निदानम, तो भग्न के मेजरली दो प्रकार है, कांड भग्न और संधि मुक्त, मतलब फ्रैक्चर और डिसलोकेशन। तो मधुकोश ने भी दो टाइप बोले हैं, अव्रण सव्रण, तो जो ओपन वुंड और क्लोज वुंड, जिसमें वैसा बोला है। फिर संधि मुक्त, तो अब संधि मुक्त के वापस 6 टाइप्स, और कांड भग्न है उसके 12 टाइप्स है। तो 6 और 12, 6 2 12, वैसे याद रखो, संधि मुक्त के 6 और कांड भग्न के 12। तो संधि मुक्त में उत्पिष्ट विशिष्ट विवर्तित अवक्षिप्त अतिक्षिप्त तिर्यक्षिप्त, तो उत्पिष्ट विशिष्ट विवर्तित ऐसे तीन को साथ में, और बचे हुए तीन को साथ में, अवक्षिप्त अतिक्षिप्त और तिर्यक्षिप्त, ये तीनों को साथ में, ऐसे 6 को याद रखना है। फिर संधि मुक्त का लक्षण क्या है, उग्र रुझा, बहुत पेन होता है, स्पर्श सहत्व, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है सिम्टम। फिर उसके बाद अशक्ति ही प्रसारण आकुर्चन विवर्चन आक्षेप, ये उसका एक लक्षण है। फिर उसके बाद उत्पिष्ट, उत्पिष्ट के अंदर क्या होता है, संधि उभयतः शोथ, संधि के दोनों तरफ शोथ होगा, नाना प्रकार का वेदना होगा, रात्रो प्रादुर्भवती, ये इंपॉर्टेंट है, रात्रो प्रादुर्भवती ये किसका सिम्टम्स है, उत्पिष्ट का है। विषलिष्ट में क्या है, अल्पशोफ, वेदना सातत्य, संधि विक्रिया। फिर उसके बाद विवर्तित में संधि पार्श्वगमत्वात्, विषमांगता और वेदना। विषमांगता किस में आती है, तो विवर्तित में होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। वेदना सातत्य, वेदना हमेशा किस में रहता है, विषलिष्ट में। अवक्षिप्त, तो इसमें संधि विश्लेष होता है और तीव्र रुझा होती है। फिर शायद अतिक्षिप्त, तो संध्यास्थी अतिक्रांतता, एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, इतना डीप रहता है ये। तिर्यक्षिप्त, तो एक अस्थि पार्श्वगमन, तिर्यक्षिप्त मतलब जब दो बोन होते हैं तो एक दूसरे के बगल में चले जाते हैं, तो एक अस्थि पार्श्वगमनम, और इसमें भी अत्यर्थ वेदना होता है। फिर उसके बाद कांड भग्न, उसके 12 टाइप से, उसमें लक्षण क्या दिखेंगे, श्वेथु बाहुल्य, बहुत ज्यादा शोथ रहेगा कांड भग्न फ्रैक्चर में। स्पर्श असहिष्णुता, पीड्यमाने शब्द, तो पीड़न करने के बाद शब्द उसमें से आएगा। और शस्त्रांगता, लूज पड़ जाएगा। सर्वासु अवस्थासु न शर्म लाभ, तो किसी भी अवस्था में उसको लाभ नहीं मिलता, ये कांड भग्न का लक्षण है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बना है। फिर विविध वेदना प्रादुर्भाव, और विविध वेदना का प्रादुर्भाव होता है। फिर कर्कटक, अश्वकर्ण, पिच्चित, अस्थिछल्लित, कांडभग्न, मज्जानुगत, अतिपातित, छिन्न, ईरित, स्फुटित, ये इतने 12 टाइप्स के कांडभग्न हैं। तो अभी कर्कटक में क्या होता है, सम्मूढ़म उभयतः अस्थि मध्य भग्न, तो ऑब्लिक फ्रैक्चर भी इसको बोलते हैं, और ग्रंथि वो उन्नत, ये सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर अश्वकर्ण, तो ये अश्वकर्ण के जैसा हो जाता है। फिर चूर्णित, चूर्णित के अंदर भृश्यमानम शब्द, जो चूर्ण इतना छोटे छोटे टुकड़े, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर जो होता है वो इसमें आता है चूर्णित। तो उसके अंदर जो हड्डी रहती है उसके बहुत सारे चूर्ण जैसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और दृश्यमान शब्द, अब जब छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो वहां से शब्द भी निकलेगा, तो इसको चूर्णित में दृश्यमान शब्द ऐसे याद रखो। फिर पिच्चित, पृथुतागत, तो ये बड़े अंग का पिच्चित, तो पिच्चित वर्ड से कैसा साउंड होता है, कोई बड़ा चीज जैसे हमारे हाथ पे गिर गया,
तो उसको पिच्चित बोलेंगे, पचक गया। तो इसमें क्या है, पृथुतागत, जो फ्लैट है वहां पे बड़ा है वो। और अनल्पशोभ, इसमें भी शोभ ज्यादा होता है। फिर अस्थि छल्लित, तो ये पार्श्वयोः बगल में चला जाएगा, हीनोद्गत, अस्थि हीनोद्गत। फिर कांड भग्न, वेलिते कंपमान, इसमें कंप रहता है। फिर उसके बाद मज्जानुगत, तो अस्थि अवयव अस्थि मध्य प्रवेश, तो मज्जानुगत मतलब अस्थि के अंदर मज्जा रहता है, जब एक हड्डी का फ्रैक्चर होके वो सामने वाली हड्डी के मज्जा में घुस जाता है तो उसको मज्जानुगत बोलते हैं। तो अस्थि अवयव अस्थि मध्य प्रवेश ये इसमें है। अतिपातित, तो इसमें अस्थि निशेषणतः छिन्न, तो अस्थि निशेषण छिन्न ऐसा हो जाता है वो अतिपातित। और वक्र, वक्र के अंदर आभुग्न विमुक्तार्थ, तो इसमें बोन जो है वो बेंड नहीं होता है, लेकिन वो बेंड हो जाता है, ब्रेक नहीं होता है, बेंड हो जाता है खाली, वक्र हो जाता है। फिर छिन्न, अन्यतर पार्श्व अवशिष्ट, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। फिर पीड़ित, ये जो है वो अणु बहु विहारित वेदनावत। स्फुटित, ये भी शूक पूर्णम इव आदमातम, तो उसमें शूक पूर्ण बहुत सारा रेती भरा हुआ है ऐसा लगता है, इसलिए स्फुटित। कृच्छ साध्य, जो चूर्णित है, छिन्न है, अतिपातित है, मज्जानुगत है, और जिसके अंदर जो कृश में, वृद्ध में, बाल में, और क्षीण, शतक क्षीण और श्वास हो गया, तो ऐसे पेशेंट के अंदर कृच्छ साध्य हो जाता है। जो असाध्य फ्रैक्चर है उसमें क्या है, भिन्न, कपाल, कटी, जघन, अपिष्ट, और संधि मुक्त या संधिच्युत, ये सब जो है वो असाध्य है। मध्यम आयु के अंदर स्थिर भवेत, मध्य इट इंक्लूड्स बाल, युवा, प्रगल्भ, प्रौढ़, ये सब के अंदर जो है स्थिर भवेत हो जाता है। जो कृश वृद्ध जो है बाल में, इसके अंदर कष्ट साध्य होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुख रोग, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मोस्टली ईएनटी में बनते हैं। तो मुख रोग कितने हैं, 65 है। मुख रोग के आयतन स्थान कितने हैं, 7। और ये 7 पार्ट्स में इतने टाइप के 65 टाइप के मुख रोग होते हैं। तो मुखगत रोग, आयतन क्या है, जो 7 है। ओष्ठ, बाहर से अंदर जाना है, सबसे बाहर क्या है, लिप्स है। फिर उसके बाद गम्स है, फिर टीथ है, फिर टंग, फिर तालु, फिर कंठ, और सर्वोत्तन आयुष्य, मतलब पूरे मुख प्रदेश में। तो अभी व्याधि की संख्या ये सुश्रुत वाली है, ये वाकबोर्ड वाली है। तो ये कैसे याद करना है, मैंने तो अपने क्लास में रोल नंबर वाइज दो दो जन को रिलेट कर देता, जैसे 8 नंबर की कोई लड़की है और 11 नंबर पे जो स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच में कोई स्टोरी बनाया था। फिर 15 नंबर उसके दांतों के हिसाब से, जैसे ओष्ठ, तो 8 नंबर पे फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ। तो अगर 8 नंबर मेरा रोल नंबर है तो सुश्रुत खुद को कंसिडर किया मैंने, और वाग्भट किसी और को, तो उनके हिसाब से सुबोध। और 11 नंबर पे फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त राम है, तो उन दोनों के जो ओंठ है वो अच्छे हैं। ऐसे कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। दंतमूल, तो दो लोग हैं वो जब हंसते हैं, जैसे अक्षय कुमार है, तो उसके दंतमूल कैसे दिखते हैं, जो गम से वो कैसे दिखते हैं, तो वैसे ही किसी को अपने क्लास वाले को इमेजिन करो, अगर रोल नंबर याद है तो। मैंने तो मेरे क्लास का सबका रोल नंबर याद था, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर ट्रिक बना लिया था। फिर ओष्ठगत रोग कितने हैं, 8। तो ओष्ठ रोग में वातज, जो ओष्ठ रोग है वो दाल्य थे, परिपाट्य थे, मतलब रुक्षता रहेगा, फटा हुआ रहेगा, कृष्ण रहेगा। पित्तज के अंदर पीड़िका चित्त, उसके अंदर पीड़िका छोटे छोटे उससे ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे, और सर्षप आकृति के होंगे वो, नील पीत वर्ण के। जो कफज है वो सवर्ण होंगे, अवेदन पीड़िका होंगे। जो सन्निपातज है वो सकृत कृष्ण है, और सकृत पीत, सकृत श्वेत। रक्तज जो है वो खरजूल फल वर्ण, खरजूर फल के जैसा है। मांस जो है वो उन्नत मूर्छन्ति कृमि वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कृमि कौन से ओष्ठ रोग में है, तो वो है मांस। फिर मेद, घृतमंडाभ, अच्छ स्फटिक संकाश, ऐसा वाला है। और अभिघात जो है वो शतत से कुछ अभिघात होगा तो, और दारन पाटन या ग्रंथि उसमें दिखेगा। फिर दंतमूल, जो गम्स की व्याधि है वो 15 है। तो उसके अंदर क्या बोला है, शीताद, दंत पपुट, दंतवेष्ट, चौशीर, महाचौशीर, परिधर, उपकुश। तो कभी कभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा कि उपकुश ये व्याधि कौन से मुख आयतन का व्याधि है। तो पहले तो ये सब याद करना है, उसके बाद फिर आगे के सिम्टम्स याद करना। तो शीताद, और ये देखो कफ रक्त, ये दोष भी इंपॉर्टेंट है। शीताद के अंदर कफ रक्त है, शीताद में क्या होगा, दुर्गंधी आ जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, क्लेदी हो जाएगा, दंत मांस शीर्यन्ते। फिर इसके बाद दंत पुपुट,
उसमें कफ रक्त है। स रुजा, उसमें रुजा होगा, महान शोथ होगा, तो महान शोथ किस में है? दंत पुप्पुट में। दंत वेष्ट के अंदर पूय रुधिर, मतलब रक्त और पस दोनों साथ में होगा, और चल दंत, जो दांत है वो चल रहेगा। सौशीर जो है वो, इसमें भी कफ रक्त है, लाला स्त्रावी रहेगा, कंडुमान रहेगा। महासौशीर, तो इसमें दंत चल, दांत भी हिलने लगते हैं। चेष्टा तालु, दीर्यन, दंत मांस पाक और मुख पीड़न होता है। तो दंत चाल, ये लक्षण किस में है? महासौशीर में है। फिर परिदर, परिदर दंत मांस विशीर्यन्ते और श्वेत स्टिवन। उपकुश, आघट्टन, रक्तस्राव, मुखपुती, मंद वेदना और दंत चाल, ऐसे सिम्टम इसमें दिखते हैं। फिर दंत मूल ग्रंथि, तो इसमें वैदर्भ, तो वैदर्भ जो व्याधि है अभिघातज, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अभिघातज दंत मांस का व्याधि कौन सा है, तो वो है वैदर्भ। फिर घृष्ट, दृष्टिशु संरंभो और चलदंत, देखो यहाँ पे भी है, तो वैदर्भ में अभिघात होगा तो दांत हिलने लगेंगे। वर्धन, अधिक दंत, वर्धन मतलब जो एक्स्ट्रा दांत रहता है वो, अधिदंत, तीव्र वेदना, जाते रुक प्रशमन, और उसके अंदर रुक प्रशमन, जैसे ही वो निकलता है, जब दांत आता है तो होता है ये, और जैसे ही जब दांत आ जाता है तो उसका रुक जो है वो, रुक शूल जो है वो कम हो जाता है। फिर अधिमांस, तो हानवे पश्चिमे, तो जो अपने मोलर्स है, मोलर टीथ, उनके बगल में जो नया दांत आता है उसके ऊपर पहले मांस रहता है, अधिमांस, तो उसकी वजह से लाला स्राव बढ़ जाता है। और दंत नाड़ी जो है ये 5 टाइप के हैं, इसे सब मिला के टोटल 15 व्याधियां हैं। फिर उसका दंतगत व्याधि 8 हैं। तो दालन, कृमिदंत, दंतहर्ष, भंजनक, दंत शर्करा, कपालिका, श्यावदंत, हनुमोक्ष। तो इसके ऊपर भी ट्रिक बनाया था पहले, कि सबसे पहले मैं एक बार दाल खा रहा था तो दाल के अंदर एक कृमि था, कृमि की वजह से मुझे क्या दंतहर्ष हुआ, और उस दंतहर्ष की वजह से भंजनक, एकदम जोर से मेरा पेन होने लगा, भंजन। फिर मैंने देखा था उसके अंदर शर्करा थी, दांत के अंदर शर्करा लग गई थी। फिर और मेरा जो कपाल है उसके ऊपर श्याव काला काला होने लगा था वो कृमि की वजह से, और उसकी वजह से फिर मेरा हनुमोक्ष। तो ये ऐसा एक ट्रिक सिचुएशन इमेजिन करना है कि मैं दाल खा रहा था, दाल के अंदर कीड़ा था, कृमि था, उसकी वजह से मेरे को दांत में क्या हुआ? दंतहर्ष हुआ। फिर भंजनक, अचानक से बहुत पेन शुरू हुआ, फिर उसमें शर्करा निकली। फिर जो मेरा कपाल प्रदेश है वो कृमि की वजह से श्याव हो गया था, और फिर हनुमोक्ष हो गया था। तो ये सब जो है वो दंतगत में है। फिर उसके अंदर ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि दालन में क्या है? सदा गति निमित्त जाहा, सदा गति, हमेशा हिलते रहते दालन में, और ये बात अच्छा है। रोमी दंत के अंदर कृष्ण छिद्री अनिमित्त रुजा, अनिमित्त कभी होता है कभी नहीं होता है। दंत हर्ष, शीत उष्ण न संयते, जो सेंसिटिविटी रहती है ये बोलते हैं स्पर्श सहत्व, दंत हर्ष में। भंजनक के अंदर वक्त्र वक्र, जो मुंह है वो टेढ़ा हो जाता है, तीव्र ऊर्जा होता है। दंत शर्करा स्थिरीभूतम, दंता नाम गुणगण है, ये इंपॉर्टेंट है कि दंता नाम गुणगण है, दंत के गुण को कम करने वाला है। कपालिका दलंती, दंत वल्कलानी स शर्करा दशन विनाशिनी, दांतों को नाश करने वाला है। और श्यावदंतक, तो इसमें जो पित्त रक्त दग्ध जैसे हो जाएंगे दांत, श्यावता और नीलता आ जाएगी। हनुमोक्ष, तो हनुसंधि या अर्दित जैसे लक्षण हनुमोक्ष में दिखेंगे। फिर नेक्स्ट, जिह्वागत रोग, तो ये तो सिंपल है, जिह्वागत वातज पित्तज कफज अलास उपजिह्वा, तो इसको मैंने ऐसा याद किया था कि जिह्वागत 5 है, वातज पित्तज कफज, अल्लाह मुझे ऊपर उठा ले, अल्लाह उपजीविका, अल्लाह ऊपर उठा ले। तो वातज जिह्वा कंटक में क्या है? स्फुटित सुप्त शाक छदन प्रकाश, शाक छदन प्रकाश के जैसा हो जाता है ये। पित्त जिह्वा कंटक में परिदाह, सरक्त कंटक। कफज के अंदर मांसोद्गमय चिताहा, शालमली कंटक, शालमली कंटक के जैसा होता है, मांसोद्गम रहता है। फिर अलास जो है उसमें जिह्वा तल में होता है, उसमें जिह्वा स्तंभ जिह्वा पाक दिखता है। उपजीविका जिह्वाग्र पे होता है, और जीवा उन्नमन जात। फिर तालुगत रोग जो है वो 9 है, तो उसके अंदर गलशुंडिका, तुंडिकेरी, अद्रुज, कच्छप, अर्बुद, मांस संघात, पुप्पुट, तालुष्क, तालुपाक। तो इसको कैसे याद किया था? तो पहले के जमाने में देखो, राक्षस के नाम ऐसे होते थे, शुंभ, निशुंभ, या रावण, अहिरावण, ऐसे दो दो सिमिलर नाम्स होते थे राक्षस के। तो मैंने ऐसे याद किया था कि शुंडी तुंडी ये दोनों अदृश्य हो गए, जैसे रावण जब सीता माता को लेने आया था वो कैसे उसने रूप बदल लिया था और वो साधु बन गया था रावण, तो वैसे ही ये शुंडी तुंडी थे वो अदृश्य होकर कच्छप कछुआ बन गए थे, और उसके पीठ पे मांस का एक अर्बुद था। और फिर
जो पुप्पुट है उसमें तालु शोष और उसका तालु पाक था। ऐसे ऐसे कुछ याद किया था इन सब कि शुंडी 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 तुंडी अदृश्य होके कच्छप बन गए, उसके पीठ के ऊपर मांस का संघात का अर्बुद था और पुट करके चल रहा था, उसके तालु में शोष और पाक हो गया। ये तालुगत व्याधि है तो तालु शोष तालु पाक तो ठीक है। तो जब तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे शुंडी तुंडी या गलत शुंडी का ये किसका रोग है, तो शुंडी शुंडी ट्रिक किसका है, तालुगत का है, तो ये सीधा उस मार्ग पे हम जाएंगे और फिर हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये अदृश्य होके, तो अदृश्य किसका है, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये तो पूरा लाइन इस चीज में का तालुगत में शुंडी तुंडी अदृश्य होके, तो अदृश्य तालुगत व्याधि है। तो ये उसका फायदा होता है। तो ट्रिक्स तुम्हें जैसे बना सकते हो बना के रख सकते हो। तो अभी देखो गलत शुंडिका में क्या है, धमात बस्ती प्रकाश के जैसा होता है और तृष्णा का आश्वास लक्षण दिखता है इसके अंदर। तुंडी केरी के अंदर यहाँ पे तो दाह पाक होगा, और अदृश्य के अंदर लोहित तालु देश स्तब्ध शोफ। जो कच्छप है उसके अंदर अवेदना अशीघ्र जन्म है, उसके अंदर कफोदोष प्रधान है खाली। अर्बुद, अर्बुद जो है वो पद्माकार कमल के जैसा रहता है। मांस संघात ये भी निरोज है, तालु अंतस्थ में होता है। पुप्पुट के अंदर कफमेद वाला है। और बोल मात्र, मतलब बोर के जितना होता है। तालु शोष, तो शोष रहता है, तालु दि रहते हैं और श्वास लक्षण दिखता है। तालु पाक के जो पित्तज है अत्यर्थ घोर पाक। तो सबसे पहले तो नाम कौन सी गति बीमारी में है वो इम्पोर्टेंटली याद रखना है। फिर कंठगत व्याधि, तो ये कितने हैं, 17 है, 17 कंठगत व्याधि 17 है। तो इसमें मैंने कैसे याद रखा था कि वातज रोहिणी, पित्तज रोहिणी, कफज रोहिणी, त्रिदोष रोहिणी, रक्तज रोहिणी। तो रोहिणी के 5 टाइप्स, कंठ शालुक, अधिजिह्वा, वलय, बलास, एक वृंद, वृंद, शतग्नि, गिलायु, गलविद्रति, गलौघ, स्वरघ्न, मांसतान, विदारी। तो इसके अंदर मैंने ऐसे याद रखा था कि फॉर एग्जांपल ये रोहिणी नाम की एक लड़की थी, उसका कल स्टेज शो था सिंगिंग कंपटीशन का, तो उसको क्या क्या होने लगा उस पे, ऐसे इसको सबको डाल दिया था वो। तो तुम अपने हिसाब से अपना ट्रिक बनाओ। मैंने ऐसे किया था कि रोहिणी थी, उसके कंठ में उसका सिंगिंग कंपटीशन था, लेकिन उसके गले में एक अटक गया था, शालुक जो है मतलब शल्य वो अटक गया था। तो उसकी वजह से वो बहुत ताकत लगा रही थी, बल लगा रही थी, फिर भी उसके गला ऐसे उल्टा वलय करके देख रही थी तो भी नहीं था, क्योंकि वहां पे एक वृंद, एक वृंद, एक वृंद उससे भी बड़ा एक वृंद ऐसे गले में उसका लकड़ी शल्य अटका हुआ था, जिसकी वजह से उसके गिलायु में विदृधि हो गया। और फिर वो गलौघ ओ ऐसे करके उसका स्वरग्न जो गाने वाली थी, आवाज ही नहीं निकल रहा था, स्वरग्न हो गया। और जो माउन से उसके ऊपर तान आ रहा था, उसके गले में तान आ रहा था, और फिर विदाई। तो ऐसे तुम एक ट्रिक बना सकते हो अपने हिसाब से, मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया। तो ये रोहिणी के अंदर, वातज रोहिणी में जिह्वा समन्ता जीवा में होता है। कंठरोधी मांसांकुर, ये इंपॉर्टेंट है कि कंठरोधी मांसांकुर किस में है, तो ये वातज रोहिणी में। और गाढ़ उपद्रव। फिर पित्तज रोहिणी के अंदर क्षिप्रोद्गमा, बहुत फास्ट उद्गम है उसका और तीव्र जर लक्षण दिखता है। कफज रोहिणी के अंदर स्रोतो निरोधी और मंदपाकी है। त्रिदोषज रोहिणी गंभीर पाक वाला है, अप्रतिवार वीर्य, ये इंपॉर्टेंट है, अप्रतिवार वीर्य मतलब जिसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है वो है त्रिदोषज रोहिणी। फिर रक्तज रोहिणी स्फोटाचित पित्त के जैसे लक्षण है उसके, और ये भी असाध्य है। कंठ शालुक ये भी शस्त्र साध्य है, तो शस्त्र साध्य कौन सा है, असाध्य कौन सा है, ये हमें देखना पड़ेगा। फिर कोलास्थि मात्र, ये कंठ शालुक है। कंटक शूलभूत। फिर अधिजिह्वा मतलब जिह्वा अग्र उप है, अल्लाह मुझे ऊपर उठा ले, इसीलिए मैंने ट्रिक बनाया था, क्योंकि उपजिह्वा कहाँ पे है, जिह्वागत में है, और अधिजिह्वा कहाँ पे है, कंठगत में है। तो ये अधिजिह्वा और उपजिह्वा, इसमें डिफ्रेंसिएशन हमें पता होना चाहिए। तो अधिजिह्वा यहाँ पे है कंठगत में। तो जिह्वाग्र बंधोपरि, जिह्वा अग्र के बंध ऊपरी है, और जिह्वाग्र रूप है, इसमें पाक वर्ज है, पाक नहीं होता है। फिर वलय के अंदर क्या है, अन्न गतिरोध। तो अभी वलय मतलब क्या है, टेढ़ा होना, तो इसकी वजह से जब टेढ़ा हो जाएगा तो अन्न गति का रोध होगा, खाने नहीं आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं कि अन्न गति का रोध है, श्वास रुझा है, आगे बताता हूँ, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। कि वलय की होने की वजह से जो अन्न गति है, जब भी देखो हम रोड पे टर्न लेते हैं और जब टर्न आता है तो हमारी गति जो है वो स्लो हो जाती है, तो अन्न की गतिरोध को होगी वलय, जब टर्न आएगा तब। अप्रतिवार वीर्य, इसके लिए भी अप्रतिवार वीर्य, इसके लिए भी अप्रतिवार वीर्य, और इसीलिए इसको विवर्ज्य करना है। फिर बलास, ये श्वास रुजा मर्म छेद, मर्म छेद के ऊपर है और दूस्तर है ये। फिर एक वृंद वृत्त उन्नत है, कंडु युक्त है, न पाकी है। फिर वृंद जो है वो समुन्नत वृत्त है, तीव्र जर वाला है, तोद युक्त है। फिर शतघ्नि,
इसमें घनवर्ती, मांसांकुरचित, कंठरोधी। तो कंठरोधी कौन सा है? शत्रुघ्न सिन्हा। कंठरोधी, उसका कंठ, उसका आवाज कैसा था? वैसा। असाध्य है वो भी। गिलायु, ये भी आमलकस्थी मात्रा, आंवले के बीज के जितना ये है, और पोलास्थी मात्रा कंठशालुक है। गिलायु जो है वो आमलक। टॉन्सिल्स जो है हमारे अमालकी, आमलकी के बीज जैसे हैं। सक्तम इव विवाशनम, और शस्त्र साध्य है, तो शस्त्र साध्य ये था कंठशालुक, और शस्त्र साध्य टॉन्सिल्स है। फिर गल विद्रधि, ये त्रिदोष विद्रधि समान के जैसा है। गलौघ, अन्न जलावरोधी, अन्न और जल को अवरोध करने वाला गलौघ है। तो अन्न जल को अवरोध करने वाला गलौघ, कंठ रोध करने वाला शतघ्नि, और अन्न गति को रोध करने वाला वलय, ये तीन चीज है। तीव्र ज्वर वाला है, वातगहीन गतिहीनता है वाला है स्वरघ्न, तो इसमें वातामय, कफोदिग्ध, रताम्यान प्रसक्तम खसति, श्वसति। मांसतान, तो इसमें वातज, पित्तज, कफज, रक्तज तीनों इन्वॉल्व है। प्रतानवत है, अवलंबी है, प्राण प्रणुत है। फिर विदारी जो है वो पूति विशीर्ण मांस, पार्श्व शयन उत्पन्न की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट सर्वसर, मतलब पूरे मुखगत में तीन ही रोग है, वातज, पित्तज, कफज। तो वातज में तोद रहेगा, स्फोट रहेगा। पित्तज के अंदर दाह, सरक्त पित्त रहेगा। और कफज अल्परुजा और कंडु रहेगा। फिर रक्त और पित्तज सर्वसर है, वो एक ही है, उसको मुखपाक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं।